नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी दो बैलों की कथा के बारे में। अब ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है दोस्ती की, वफादारी की और सबसे बढ़कर आज़ादी के लिए संघर्ष की। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए उस दौर के भारतीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम पर एक बहुत गहरी बात कही है। तो चलिए आज एक टीचर की तरह इस कहानी की हर परत को समझते हैं। कहानी का जो दिल है ना, वो इसी एक खामोश सवाल में छिपा है। सोचिए, ये वो शब्द हैं जो हीरा और मोती अपने मालिक झूरी से कभी कह नहीं पाए जब उन्हें अचानक अपने घर से दूर भेजा जा रहा था। और बस यहीं से उनकी मुश्किलों से भरी यात्रा की शुरुआत होती है। तो मिलिए कहानी के हमारे दो हीरो से। हीरा और मोती दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग है और यही चीज उन्हें एक जबरदस्त टीम बनाती है। एक तरफ है हीरा जो शांत है, सहनशील है, हर कदम सोच समझकर उठाता है, और दूसरी तरफ है मोती जिसे गुस्सा जल्दी आता है, जो एक्शन लेने में यकीन रखता है लेकिन अपने दोस्त के लिए पूरी तरह से वफादार है। अच्छा, उनके संघर्ष की कहानी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि उनका जीवन था कैसा। अपने मालिक झूली के साथ उनकी जिंदगी बहुत प्यार और सुकून से गुजर रही थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें जबरदस्ती नहीं बल्कि आपसी सम्मान और स्नेह था। हीरा और मोती का जो रिश्ता था वो दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। वो बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। कहानी में इसे मूक भाषा कहा गया है। उनका तालमेल इतना कमाल का था कि ऐसा लगता था मानो वो दो शरीर और एक जान हो। यही वो सुकून भरी जिंदगी थी जो उनसे छिनने वाली थी। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। झूरी कुछ दिनों के लिए हीरा मोती को अपने साले गया के घर भेज देता है, लेकिन बेचारों को क्या पता, उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। और बस यही एक गलतफहमी उनके लंबे और मुश्किल सफर की वजह बन जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी पहली परीक्षा क्या थी। गया का घर वो उनके लिए घर नहीं, एक जेल जैसा था। वहां का माहौल उनके अपने घर से जमीन आसमान जितना अलग था, और यहीं से उनके अंदर बगावत की पहली चिंगारी सुलगती है। यहां देखिए उनकी दुनिया कैसे एक झटके में बदल गई। झूरी के घर में जहां प्यार और दुलार था, वहीं गया के घर में मिली क्रूरता और पिटाई। अच्छा खाना तो छोड़िए, उन्हें सूखा भूसा दिया जाने लगा। ये सिर्फ बुरे बर्ताव की बात नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर एक हमला था। और इसी अन्याय ने उनके अंदर विद्रोह की आग जला दी। और फिर उन्होंने वही किया जो कोई भी अपनी आज़ादी के लिए करता। उस रात दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मोटी मोटी रस्सियों को तोड़ दिया और बिना रुके बिना थके सीधा अपने घर, अपने झूरी के पास भागे। ये उनकी वफादारी की और उनकी आज़ादी की पहली शानदार जीत थी। अब घर पहुंचकर झूरी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि इन दोनों ने काम से बचने के लिए ऐसा किया है, और इसी गलतफहमी और गुस्से का नतीजा ये हुआ कि हीरा मोती को फिर से उसी जहन्नुम में वापस भेज दिया गया। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां उनकी मुश्किलें पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन्हें वापस गया के पास भेज दिया जाता है और इस बार उन पर और भी ज्यादा जुल्म होता है। लेकिन कहते हैं ना, हर घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर होती है। और वो उम्मीद की किरण आई एक छोटी सी लड़की के रूप में। वो बेचारी खुद अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सह रही थी। शायद इसीलिए वो इन बेजुबान जानवरों का दर्द दूसरों से बेहतर समझ सकती थी। उसका हर रोज चुपके से उन्हें एक एक रोटी देना, ये सिर्फ पेट भरना नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ दो सताए हुए दिलों का एक खामोश रिश्ता था। और फिर एक रात उसी लड़की ने हिम्मत दिखाई और उनकी रस्सियां खोल दीं। उसने उन्हें चेताया कि अब उन्हें काबू में करने के लिए उनकी नाक में नकेल डाली जाएगी, जो गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक था। उस छोटी सी लड़की के इस एक काम ने उन्हें भागने का एक और मौका दे दिया। तो ठीक है, आज़ादी तो मिल गई, पर अब क्या? इस बार वो एक अनजान दुनिया में थे, जहां कोई अपना नहीं था और हर कदम पर एक नया खतरा मुंह बाए खड़ा था। आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो दोनों अब यही सीखने वाले थे। तभी उनका सामना हुआ एक विशाल मदमस्त सांड से। यहां उनका टीम वर्क और उनकी समझदारी देखने लायक थी। अकेले तो कोई भी नहीं टिक पाता, तो उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। एक आगे से ध्यान भटकाएगा तो दूसरा पीछे से हमला करेगा। और जानते हैं क्या, उनकी ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई और उन्होंने सांड को मैदान छोड़कर भगा दिया। लेकिन मुश्किलें कहाँ खत्म होने वाली थीं।
भूख मिटाने के लिए वो पास के एक मटर के खेत में घुस गए और पकड़े गए। मोती का पैर कीचड़ में फंस गया। हीरा भाग सकता था, उसके पास पूरा मौका था, लेकिन उसने अपने दोस्त को अकेले मुसीबत में छोड़ना सही नहीं समझा और खुद भी वहीं रुक गया। दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? और अब वो अपनी यात्रा के सबसे बुरे, सबसे काले पड़ाव पर पहुंच गए थे, कांजी हाउस। ये एक ऐसी जगह थी जहां लावारिस जानवरों को लाकर बंद कर दिया जाता था, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था और फिर नीलाम कर दिया जाता था। ये एक तरह से मौत का इंतजार करने की जगह थी। उन्हें कांजी हाउस में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिन तक कैद रखा गया। सोचिए जरा, 7 दिन। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनकी हिम्मत और सहन शक्ति की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा थी। आप कल्पना कीजिए उस हालात की। 1 हफ्ते तक खाने का एक दाना नहीं, सिर्फ पीने के लिए पानी। वहां बंद बाकी जानवर भी भूख से बेहाल होकर जमीन पर पड़े थे। हर गुजरते पल के साथ जिंदा बचने की उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। लेकिन इस घोर निराशा में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बची खुची ताकत को बटोरा और कांजी हाउस की कच्ची दीवार को अपने सींगों से तोड़ना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने खुद भागने की चिंता किए बिना बाकी सभी जानवरों को वहां से आजाद कर दिया। वो सच्चे हीरो थे। चलिए, अब हम कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कमजोर, थके हारे हीरा और मोती अब अपनी किस्मत के आखिरी फैसले का सामना करने के लिए खड़े थे। कांजी हाउस में उनकी नीलामी हुई और उन्हें खरीदा एक दढ़ियल आदमी ने, जिसकी लाल लाल आंखें देखकर ही डर लग रहा था। वो किसी कसाई जैसा दिख रहा था। जब वो उन्हें हाँक कर ले जाने लगा तो हीरा और मोती को पूरा यकीन हो गया था कि बस ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। पर तभी एक चमत्कार हुआ। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि अरे, ये रास्ता, ये कुआं, ये गांव, ये तो सब जाना पहचाना है। ये तो उनके घर का रास्ता है। बस ये एहसास होते ही उनके मरे हुए शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। उन्होंने रस्सी छुड़ाई और पूरी जान लगाकर अपने घर की तरफ भागे। अपने दरवाजे पर अपने दोनों बैलों को खड़ा देखकर झूरी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो दौड़कर आया और दोनों को गले लगा लिया। तभी वो कसाई भी पीछे पीछे आ पहुंचा, लेकिन इस बार मोती ने उसे ऐसे सींग मारे कि वो जान बचाकर भागा और फिर उस गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। आखिरकार इतनी लड़ाइयों के बाद वो अपने घर पहुंच गए थे, अपनी आज़ादी पा चुके थे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या ये सिर्फ जानवरों की अपने मालिक के प्रति वफादारी की कहानी है, या फिर प्रेमचंद इसके जरिए गुलाम भारत के लोगों के मन में आज़ादी की तड़प को दिखा रहे थे? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी का हक क्या सिर्फ इंसानों का है या इस दुनिया के हर जीव का। इस पर सोचिएगा जरूर।